स्पेशलाइजेशन कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के ऊपर जाते हैं तो उसमें आपके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हो सकते हैं, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं और लाइक मार्केट बेस्ड में हमारे पास क्या क्या पोजीशंस अवेलेबल हैं इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ओके, सबसे पहले हमें कुछ की पोजीशंस नजर आती हैं जिनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट डिग्री एंड इन गोइंग इनटू दिस स्पेशलाइजेशन। अच्छा, ये पूरा एक पाथ है आपके पास, राइट। मे बी आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट डिग्री अपने 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद करें, बैचलर्स के बाद आप अपना फील्ड में एक्सपीरियंस करें, बट पाथ ये एक अलग से पूरा एक पाथ है। और उसके अंदर मुझे सबसे पहले जो नज़र आ रही है वो प्लानिंग इंजीनियर की पोजीशन नज़र आ रही है। सेकंड नंबर पे मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट और मैनेजर पोजीशन नज़र आ रही है। थर्ड पे एज अ जूनियर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, और अभी हम इसके फर्दर भी देखेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं विद क्लाइंट कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर, हम वो स्टडी करेंगे। एंड देन फिर अल्टीमेटली इट लीड्स टू द प्रोजेक्ट मैनेजर। एंड लास्ट में बिम इंजीनियर और बिम मैनेजर की जो हमारे पास स्पेशलाइजेशन है या पोजीशन है, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ पे आई विल ट्राई को इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दे दूं कि आप इन तमाम पोजीशंस को कैसे परस्यू कर सकते हैं। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि एज अ यंग ग्रेजुएट वी डू नॉट इवन नो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं एज अ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रोफेशनल। सो दीज आर द majorly four major divisions, like as a high level divisions of construction management specialization. There can be some other things or exceptions as well. ओके, तो सबसे पहले आप अगर एक प्लानिंग इंजीनियर होते हैं तो आप किस किस रोल्स के अंदर जा सकते हैं। प्लानिंग इंजीनियर का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही काम कर रहे होंगे और प्लानिंग इंजीनियर हमारे पास सिर्फ एक ही काम कर रहा होगा। अगर प्लानिंग इंजीनियर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका डिफरेंट रोल होगा। और अगर प्लानिंग इंजीनियर हमारा अम, तो, अगर हमारे पास प्लानिंग इंजीनियर लाइक कॉन्ट्रैक्टर में है तो उसका डिफरेंट रोल होगा, कंसल्टेंट में है तो डिफरेंट रोल होगा, अगर क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में है तो प्लानिंग इंजीनियर का रोल हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस के मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर में एज अ प्लानिंग इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ तो मेरी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि प्रोजेक्ट्स की बेसलाइन बनाना और उसको अप्रूव करवाना, और उस पर कंसल्टेंट के कोई भी कमेंट है तो उनको इनकॉर्पोरेट करना। वंस द बेसलाइन इज अप्रूव्ड देन सेकंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी भी प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग्स हैं उनको कंडक्ट करना, उसके लिए स्टैट्स निकालना, उसके लिए अपने जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स के प्लान वर्सेस अचीव्ड हैं वो निकालना, कॉस्ट स्टेटस निकालना एंड ड्राइव इवेंट प्रेजेंटेशंस बनाना। इसमें आप देख सकते हैं अक्सर लोग आजकल पावर बीआई का इस्तेमाल करते हैं या फिर हमारे पास प्राइमावेरा से प्रेजेंटेशंस एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको लाइक डाटा एक्सट्रैक्ट करके प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टर के साथ फिर फर्स्ट बेसलाइन अप्रूवल एंड देन प्रोग्रेस यूज मीटिंग के अंदर उसको प्रेजेंट करना, चीजें वो चीजें मतलब वो डाटा प्रोवाइड करना टू द कंसल्टेंट, ये चीज आ जाती है। कंसल्टेंट के अंदर जो प्लानिंग इंजीनियर होगा उसका रोल ये होगा कि वो सबसे पहले तो आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स की बेसलाइंस होगी उनको अप्रूव करेगा, उस पर कॉमेंट्स करेगा, उसको सारा प्रोसेस फॉलो अप करेगा। सेकेंडली कि जब भी प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग्स होंगी तो जो कॉन्ट्रैक्टर का प्लानिंग इंजीनियर डाटा देगा कंसल्टेंट के प्लानिंग इंजीनियर को, वो उसको वेरीफाई करेगा फ्रॉम द साइड। एंड सेकेंडली फिर उसी की ही वो प्रेजेंटेशंस बनाएगा एंड देन फिर वो क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करेगा। अब जब प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग होगी तो उसके अंदर हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर का प्लानिंग इंजीनियर भी होगा, कंसल्टेंट का प्लानिंग इंजीनियर भी होगा, और वो उसके अंदर उसको लाइक यार जो ये है ना ये डिप्लोमे वाले हैं, हम जो बीएससी इंजीनियर है वो ये नहीं है, वो उनका काम तो होगा वो बस बैठेंगे तो वो आगे सिर्फ देखना है, जो होंगे सारी चीजें उनसे पूछना क्या कैसे काम हो रहा है बस। सर कैन यू प्लीज, अभी हम गए ना ओके। अब जब क्लाइंट का मेरे पास प्लानिंग इंजीनियर आ गया तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर वो ये करेगा कि वो ओवरऑल प्रोजेक्ट को देख रहा होगा
वो मैनेज कर रहा होगा प्रोजेक्ट के अंदर, और वो कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर के प्लानिंग इंजीनियर को डायरेक्ट कर रहा होगा, और जब प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग्स होंगी तो ही कैन हैव अ चेक फ्रॉम अपर लेवल कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कि कहीं और उसकी क्लोज कोऑर्डिनेशन होगी विद द कंसल्टेंट्स प्लानिंग इंजीनियर। अच्छा, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आप इसके अंदर क्या क्या सीख सकते हैं, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट प्राइमावेरा है। सेकंड मेरे पास एमएसपी है जिसको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट कहते हैं। सो बेसिकली ये जो है वो क्रिटिकल पाथ मेथड जिसको सीपीएम बोलते हैं उस पर वर्क करते हैं। इसका मेन प्रिंसिपल वो होता है, एक्सेल के अंदर अगर आप अपना चार्ट या गैन चार्ट बनाते हैं तो उस पर सीपीएम हमारे पास एम्प्लॉय नहीं होता, इसीलिए हम यूज कर रहे होते हैं इधर प्राइमरी P6 और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। अच्छा, ड्राइंग्स वगैरह के साथ एक्सट्रैक्ट करना, ये ऑटो कैड या एक्सेल, इसको उस प्रेजेंटेशन को ज्यादा जरूरत आ सकती है ऑटो कैड की जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ वर्किंग कर रहे हैं। एक्सेल क्यों चाहिए? टू मेक द ग्राफ्स, टू मेक द प्रेजेंटेशंस, डाटा, टू एनालाइज डाटा। आपके पास कर्व्स, एस कर्व्स, डिटेल्ड एस कर्व्स बनाना, उसके लिए इसको एक्सेल भी आना चाहिए। और अगर बेसलाइन स्केड्यूल बनाना है तो रिसोर्स की कैलकुलेशन एवरीथिंग उसके लिए एक्सेल प्लानिंग इंजीनियर को बहुत अच्छा आना चाहिए। करियर पाथ क्या हो सकता है कि आप स्टार्ट के अंदर, मैं जस्ट जरा सा इसको फास्ट अप करूंगा। करियर पाथ क्या हो सकता है कि आपका स्टार्ट के अंदर हमारे पास जो है वो जूनियर प्लानिंग इंजीनियर आप जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, देन फिर प्लानिंग इंजीनियर, फिर देन आफ्टर 8 to 10 years आप सीनियर प्लानिंग इंजीनियर बन जाते हैं, एंड अल्टीमेटली जो है वो आप फिर प्लानिंग मैनेजर बन जाते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप यूएई, सऊदीज या कहीं भी देखें, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो प्लानिंग को वेटेज देते हैं, तो मे भी उनके पास एक प्लानिंग मैनेजर हो, उसके नीचे एक दो प्लानिंग सीनियर प्लानिंग इंजीनियर्स हों, और उसके नीचे मल्टीपल जूनियर प्लानिंग इंजीनियर्स काम करें। इसकी भी काफ़ी डिटेल्स हैं, इस पे पूरा डिटेल लेक्चर किया जा सकता है, बट these are the career path you need to keep in your mind that ultimately you will be ending as a planning manager in some big firm. नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है एजुकेशन क्या चाहिए। आप सिविल इंजीनियर और रिलेटेड फील्ड से हो तो प्लानिंग इंजीनियर का सिविल से होना बेहतर है। अच्छा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले भी करते हैं, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट थिंग हियर। आप इसके साथ कुछ पीएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की कुछ प्लानिंग और स्केड्यूलिंग से रिलेटेड पर्टिकुलर होती हैं सर्टिफिकेशंस, वो भी कर लें तो आपकी उसको बूस्ट अप कर देता है प्रोफाइल को। और फिर आप डिग्री कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, तो ऑल डिपेंड्स, ताकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बेहतर हो जाएं टू मूव विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, टू मूव टू एक्सेल विद इन और अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट मेरे पास जो इम्पोर्टेंट आ रहा है वो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के हवाले से आ रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट क्या है कि उसके लिए लाइक यू नीड टू बी अ वेरी गुड रीडर, यू नीड टू बी अ वेरी गुड नेगोशिएटर। आपका प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत अच्छा हाथ होना चाहिए। अगर एक में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर नहीं है तो उस प्रोजेक्ट को कोई भी लाइक एनीवन कैन ड्रैग एंड प्ले विद दैट प्रोजेक्ट। करियर पाथ्स, अच्छा, इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ पोजीशंस हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट मैनेजर। सो दिस इज द फील्ड। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास स्किल्स आपको कौन से चाहिए, लाइक पहले आपके पास अगर साइट का एग्जीक्यूशन नॉलेज इज मस्ट, देन फिर आपके पास आपको जितने आपके कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स हैं, लाइक आपके फिडिक के ऊपर आपका होना बहुत ज़रूरी है। आपको पाकिस्तानी जितने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनका पता होना बहुत ज़रूरी है, पेपरा रूल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, और आपका प्रोजेक्ट्स के अंदर एक पूरे लाइफ साइकिल आपने 2-3 गुजारे हों प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन के अंदर और उन चीज़ों में, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर हो जाता है। अच्छा, अब ये जो फील्ड है इसको मैं बड़ा जेनेरिकली प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर लिखती है। यूजुअली दिस इज नॉट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, बट अब मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए नीचे लिख दिया है कि क्या है। सो बेसिकली अगर आप टोटली मैनेजमेंट वाली साइड के ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं तीनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर ज्वाइन करते हैं और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की फील्ड को आप प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले आप साइट इंजीनियर और इस तरह की पोजीशन के ऊपर जाते हैं। साइट इंजीनियर जब आप जाते हैं तो यूजुअली अगर आप कॉन्ट्रैक्टर साइट पे हैं तो एग्जीक्यूशंस एंड उन चीज़ों को देखना आपका टास्क होता है। देन फिर आप फर्दर एक्सेल करके डीपीएम वगैरह बन जाते हैं, लाइक डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर आफ्टर like 5 to 7 years of experience. It depends upon the organization to organization as well.
अब यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपका एग्जीक्यूशन के साथ साथ जो आपकी कागजी कार्रवाई के ऊपर ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि आपके बिल्स कैसे जा रहे हैं, कोई वेरिएशंस तो नहीं है, कोई क्लेम्स तो नहीं आ रहा आपके पास, आपकी कॉन्ट्रैक्ट कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, लाइक उसके अंदर क्या क्या आपके पास टाइमलाइंस हैं, क्या क्या चीजें हैं, नेगोशिएट करना, हर चीज फ्रॉम फ्रॉम रिसोर्सेज टू लाइक फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन, आप मल्टीपल चीजों को एक टाइम पे देख रहे होते हैं। फिर उसके ऊपर आपके पास पीएम लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर दैट इज मैनेजिंग द होल कंस्ट्रक्शन एट दैट साइड। नेक्स्ट अगर आप कंसल्टेंट के पास आते हैं, तो कंसल्टेंट के पास आपके पास साइट इंजीनियर आप जाते हैं एज देन फिर आप फर्दर उसको ARE लाइक असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर बन जाते हैं, आप फिर रेजिडेंट इंजीनियर बन जाते हैं, अल्टीमेटली प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ पे रोल किस तरह डिफरेंट होता है, यहाँ पे रोल ऐसे होता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर की जॉब टोटली एग्जीक्यूशन बेस्ड होती है और कंसल्टेंट की जॉब टोटली उसको सुपरवाइज और वेरिफिकेशन बेस्ड होती है एंड रिकमेंडिंग थिंग्स टू द क्लाइंट। लाइक कंसल्टेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लाइंट एट द साइट, जिसको हम द इंजीनियर भी बोलते हैं। तो अब इसके अंदर आपकी नेचर थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है एज कम्पेयर टू द कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, फिर अगर आप क्लाइंट की बात करूं कि अगर आप क्लाइंट के साथ जाते हैं तो अगर अब क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी डिफरेंट हो सकती हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। गवर्नमेंट की बात करूं तो आप लाइक आपको डिफरेंट डिफरेंट आपके पास पोजीशंस आती हैं, लाइक आप जैसे SDO, वापडा, इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये सारी, और CDA हो गई आपकी, और उस तरह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इस तरह की जो हैं आपके पास, वो फिर आपकी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशंस आपकी यूजुअली बन जाती हैं। MES हो गया आपके पास, इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहाँ पे आप एज AD और फिर फर्दर DD एंड फिर डी डायरेक्टर एंड फिर इस तरह हर ऑर्गेनाइजेशन में अपना है कि इंजीनियर, AXCN, XCM, चीफ इंजीनियर, जो भी आपका आपकी वो पोजीशंस आ जाती हैं। अगर मैं प्राइवेट में बात करूं तो प्राइवेट के अंदर क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत स्कोप है। लाइक ये 6-6, 7-7, 10-10 लाख तक भी तनख्वाहें ले रहे होते हैं, बट उतना ही बड़ा फिर उनको प्रोजेक्ट्स को मैनेज भी करना आना चाहिए। तो इसके अंदर यूजुअली क्लाइंट, फॉर एग्जांपल प्राइवेट क्लाइंट में आपको एग्जांपल दूं, इफ यू आर वर्किंग विद 18 ऑर्गेनाइजेशन, या आप हाशु ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं या पेरिनोर या जोंग के साथ काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर जी UBL में जॉब आई है, तो वो UBL में जॉब आई है तो वो UBL के अंदर जितने भी UBL के ब्रांचेस, टावर्स, वहाँ पे सिविल वर्क्स को बंदा मैनेज कर रहा होगा, तो इसके लिए आपको एक हाईली क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक टिप दूं आप लोगों को अपने उससे एक्सपीरियंस से, कि आपको अगर जाना है कि यार हम पहले किस में जाएं, तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको टिप्स दूं, ठीक है, दिस इज नॉट लाइक यू नीड टू फॉलो एग्जैक्टली दिस, और नॉट इवन एवरीवन गेट दिस अपॉर्चुनिटी, पर जो आइडली स्पीकिंग मेरे ख्याल के अंदर एक बंदे को सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है, वहां पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उसकी एग्जीक्यूशन स्किल्स और तमाम जो भी ऑन साइट आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे वो बंदा हैंड्स ऑन हो जाएगा। लाइक इफ यू वांट टू टोटली परसू करियर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्टर के पास चले गए, आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, देन यू कैन कम टू द कंसल्टेंट। अब कंसल्टेंट के पास क्या होगा कि आपने एक तरफ से ये सीख लिया कि मुझे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कैसे करना है, राइट। अब जब आपको एग्जीक्यूशन की समझ आ गई, तो कंसल्टेंट के पास आके आप एक इतने अच्छे रिसोर्स बन जाएंगे, क्योंकि आपको एज अ खुद ही पता होगा कि कॉन्ट्रैक्टर को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चेक करना है, वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या लैग्स कर सकता है। तो आप जब कंसल्टेंट के पास आएंगे तो आप एक अच्छी वेरिफिकेशन, एक अच्छी सुपरविजन कर सकते हैं, और आपको तमाम कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट्स, बिलिंग, एवरीथिंग वेरिफिकेशन की समझ आ चुकी होगी। अब जब आप कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर का एक्सपीरियंस लेके किसी भी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, तो दे आर गोइंग टू पे यू लाइक इन लैक्स, एंड इतनी लुक्रेटिव जॉब वो आपको ऑफर कर सकते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि आपको पता होगा कि मैंने कंसल्टेंट के साथ कैसे डील करना, उसके प्लस एंड माइनसेस क्या हैं। आपको ये भी पता होगा कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर के साथ कैसे डील करना है, उसके प्लस और माइनसेस क्या हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि आइडली ये एक करियर पाथ हो सकता है कि अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। एजुकेशन आप इसके अंदर PMP तो लाजमी आप कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सेल करवाता है। देन आप मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, और बैचलर्स डिग्री सिविल इंजीनियरिंग और
लाइक इवन अदर फील्ड्स के भी जो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल वाले भी अक्सर इस करियर पाथ अंदर परसू कर जाते हैं। ओके, ओके, ये वो सब चीजें थी यहाँ तक जो मैंने लाइक दैट वाज नॉट इनिशियली इन माय स्कोप और मैंने बहुत जल्दी में प्रिपेयर की है। सो इफ देयर इज एनी एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन कुड ऑलवेज देयर एंड आई कैन मेक मिस्टेक एज वेल। इसमें ऐसी लाइक नाउ कमिंग टू द बिम, अब जो मैं मेनली बिम पे ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी एज अ इन प्लानिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और इन तब चीज़ों के साथ साथ बिम को भी टीम लीड कर रहा हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो अभी इसका मकसद मुझे आपको बिम को उस हवाले से बिम बताना है, ये नहीं बताना कि रेविट बिम है, या मुझे ये नहीं बताना कि आप 3D मॉडलिंग के अंदर एक्सपर्ट बन के आप अपने आप को बिम मास्टर या बिम स्पेशलिस्ट, लाइक मैं पर्सनली स्पीकिंग आई नेवर डू दिस थिंग, आई स्टिल फाइंड माई सेल्फ अ वेरी स्टूडेंट ऑफ बिम। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, लाइक मैं कुछ इंटरव्यूज कर रहा था फॉर द बिम एंड देयर कम्स अ स्टूडेंट रिटर्न द, आई हैड मल्टीपल सीवीज। अब वहां पे एक स्टूडेंट आया जिसने लिखा हुआ था बिम स्पेशलिस्ट। अब जिसने बिम स्पेशलिस्ट, आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग थिंग, बट ये कि वो बंदा, उसको मेरी नजरों में मैंने उसको हाईलाइट कर लिया। मैंने कहा यार आई नीड टू आस्क हिम द क्वेश्चंस। सो फिर लाइक आई गॉट इनटू द निटी-ग्रिटीज, लाइक आस्क्ड कि ये क्या होता है, इसको आप कैसे करेंगे। देन आई गिवन हिम द सॉफ्टवेयर, मैंने प्रोजेक्ट ओपन करके दिया, मैंने कहा आप इसमें मैं ये व्यू देखना चाहता हूँ, मुझे ये ला दें, मुझे शीट पे ये करके दिखा दें, इसमें मुझे एक पैरामीट्रिक फैमिली बना के दिखा दें। सो अब लाइक नॉट टॉकिंग टू द बिम, प्लीज कीप इट, ये तमाम के लिए है बिकॉज बीम इज वेरी मच going to take the market. So you must be understanding it very well because I'm not going to tell you what is Revit or what is 3D or so. I'm going to focus from the career path as a BIM. अच्छा, BIM हमारे पास है क्या? BIM हमारे पास सिंपली ये कि BIM is an simple definition is an integrated model centric approach. कि एक मॉडल है बस आपके पास, एक जिसको इंटीग्रेटेड मॉडल है। अगर टेक्निकल जुबान में बात करूं तो फेडरेटेड मॉडल है, जिसके अंदर तमाम डिसिप्लिन्स की इंफॉर्मेशन आपको सिंगल मॉडल में मिल रही है। फॉर इंस्टेंस अब ये 3D मॉडल आपको नजर आ रहा है, अब इसके अंदर या मेरे पास स्केचअप का 3D मॉडल नजर मुझे आया, उसके अंदर क्या फर्क है, उसमें ये आई का फर्क है। स्केचअप आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, जस्ट 3D मॉडल दे रहा है। ये मॉडल जो मुझे नजर आ रहा है ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये एक मॉडल सेंट्रिक अप्रोच है। मैं इसी से ही बेशुमार इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। कोऑर्डिनेटेड एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है, और थ्रू आउट द डिफरेंट प्रोजेक्ट फेजेस। ये सिर्फ एक स्टेज पे नहीं है, आपका बिम विद कंसल्टेंट भी आएगा, बिम विद कॉन्ट्रैक्टर, एंड आफ्टर हैंडिंग ओवर ऑपरेशंस एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट पे भी चला जाएगा। तो पूरे प्रोजेक्ट फेज के अंदर आपको कोऑर्डिनेटेड और रिलायबल इंफॉर्मेशन जब एक मॉडल से मिल रही हो तो उसको हम बिम बोलते हैं, इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स, राइट। बिल्डिंग का मतलब दिस इज लाइक ये वर्ब जो है ना, वर्ब है, लाइक ये नाउन नहीं है कि ये बिल्डिंग, हम उसको बिल्डिंग नहीं बोल रहे कि ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग का मतलब बनाना, या उसको बिल्ड, आप मॉडल को, आप इंफॉर्मेशन को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल भी बोलते हैं, मैनेजमेंट भी बोलते हैं, मॉडलिंग भी बोल सकते हैं। अब आपके लिए क्यों बिम सीखना जरूरी है? तो इट इज द फर्स्ट ट्रूली ग्लोबल डिजिटल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड विल सून बी डिप्लॉयड इन एवरी कंट्री, नो डाउट। अभी जिस तरह आप देख सकते हैं, ये यूके में 16 में जीसीएस के थ्रू लाइक गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी के साथ जो है इसको मैंडेटरी कर दिया था फॉर पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स। अब तो खैर ये बात को भी 8 साल हो गए, काफ़ी पुरानी बात हो गई। रिसेंटली अभी यूएई ने अपने इसको डॉक्यूमेंटेशन बिम को लाइक इसको इस पे पूरा प्रोटोकॉल्स निकाले हैं। तो इट इज़ वेरी मच इन। सो एक मैंने इंडीड से जो सैलरी उठाई थी, आई एम नॉट सेइंग कि ये जस्ट टू गिव एन आइडिया, अभी मैं ये नहीं जस्टिफाई कर रहा कि पाकिस्तान में आपको इतनी मिल जाएगी या किस तरह से होगा अगर आप पर्टिकुलर पाकिस्तानी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान में रह के फॉरेन पे कर रहे हैं तो एक अलग बात है, नॉट गोइंग इनटू अ डिबेट। सो द एवरेज सैलरी फॉर बिम मॉडलर इज this much per year in United States, that is equal to 1.2 million per month Pakistani rupees. Indeed says this, मैंने वहां से ये फिगर्स उठाया था। So this is a kind of motivation. अच्छा, ये मैंने एक वर्क फ्लो बनाया था, एक वेरी टिपिकल अपनी टीम के लिए कि आप लाइक कि किस तरह से बिम को लेके चल सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेन रोल्स हमारे पास क्या होते हैं।
सो मेन रोल हमारा टॉप पे आपकी या टीम लीड होगा या बिम मैनेजर होगा या वो बंदा जो अपने आप को वाकई बिम स्पेशलिस्ट कहते हैं. He is the BIM specialist, having spent over 10 to 15 years in the BIM field, and like he has a very good knowledge of project management. Not only BIM project management, he has good knowledge of software, good knowledge of hardware, and good knowledge of modeling and everything. Then down to there we have the BIM coordinator. और फिर सबसे नीचे जो है हमारे पास डिसिप्लिन स्पेसिफिक बिम मॉडलर्स आ जाते हैं. फॉर इंस्टेंस आर्किटेक्चरल बिम मॉडलर, स्ट्रक्चरल बिम मॉडलर, MEP बिम मॉडलर, जो बिम करेंगे ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ रेलिवेंट इंजीनियर लाइक मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर और आर्किटेक्ट. अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि मैं इसको ये भी समझता हूँ कि अगर आप जस्ट 3D मॉडलिंग उस पर जाते हैं और बाकी आप उसमें इंजीनियरिंग या डिज़ाइन से या मैनेजमेंट से रेलिवेंट लिंक नहीं करते, देन दिस इज जस्ट एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ड्राफ्टिंग. और ये मैंने कुछ अर्सा पहले पोस्ट भी लगाई थी अपने लिंक्डइन के ऊपर. ओके, I'm taking double time because I'm covering two speakers presentation at a time. So अभी ये हम ये लास्ट मेरी बीम की है, then we will be inviting the next one. So अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कैन बिम मैनेजमेंट बी अ करियर, कि क्या आप लोग सिर्फ बिम मैनेजमेंट को एज अ करियर बना सकते हैं? सो यस, इट कैन. आपको फॉलोइंग चीज़ें जो है ना वो कंसिडर करनी पड़ेंगी इसके लिए. सबसे पहले तो आप अपनी इंडस्ट्री फोकस कीजिए कि आर यू एन आर्किटेक्ट, आर यू एन इंजीनियर, आर यू एन फैसिलिटी मैनेजर, स्पेशलिस्ट, और आर यू मटेरियल सप्लायर. फॉर व्हाट काइंड ऑफ थिंग आर यू, व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री आर यू फोकसिंग ऑन. फिर आपका पर्सनल इंटरेस्ट किसके अंदर है. आप इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियर, आप डिज़ाइनिंग में पर्टिकुलर इंटरेस्ट हैं, आप उसकी एग्जीक्यूशन में हैं, या उसकी अल्टीमेट फैसिलिटी मैनेजमेंट में है. अब इस तमाम पे ये कैसे है उस पर सेर हासिल गुफ्तगू हो सकती है कि बिम डिज़ाइन कैसे इम्प्लीमेंट होगा. बट फॉर द टाइमिंग वी ओनली नीड टू नो कि हम किस तरह से इंटरेस्ट डिफाइन कर सकते हैं. ओके, अब इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए. एजुकेशनल बैकग्राउंड ये कि मैच डिग्री इन इंडस्ट्री. अब आप किस से जा रहे हैं, लाइक आप आर्किटेक्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप क्या हैं. सो चूज अ पाथ दैट अलाइंस विद योर इंटरेस्ट एंड एजुकेशन. आपका बैकग्राउंड क्या है. अच्छा, हु रिक्वायर्स बिम मैनेजमेंट. अगर आप फैसला कर लेते हैं कि एज एन इंजीनियर आपको बिम मैनेजमेंट करनी है, तो फिर आपको रखेगा कौन. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि आप आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर्स, कंसल्टेंट्स, आप उनके पास जा सकते हैं. मतलब बिम एज डिज़ाइन स्टेज कहाँ से शुरू होता है, फ्रॉम कॉन्सेप्ट स्टेज, LOD 100, राइट. वहाँ से स्टार्ट हो के प्रोजेक्ट का सारा 3D मॉडल्स बनाना, देन उसकी प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेशन कराना, LOD 200, 300 कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, देन आगे फिर एज बिल्ट पे जाना, लाइक शॉप ड्राइंग्स पे जाना, वहाँ तक कराना, प्लेयर डिटेक्शन करवा के लाइक आपको एक अच्छी क्वांटिफिकेशन करके देना, एस्टिमेट्स निकालना, वो चीज़ें कर सकते हैं इन ऑल दी डिसिप्लिन. अच्छा, फिर मेरे पास बिल्डर्स अगर आप आ जाते हैं तो बिल्डर्स भी इसको 4D मॉडलिंग के अंदर लाइक सिंक्रो वगैरह, नेविसवर्क्स वगैरह उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं. लाइक कि आपकी आसान भाषा में बोलूँ तो इसको चाल बोलते हैं साइट के ऊपर. वो करने के लिए आप ये चाल निकाल सकते हैं बड़ी अच्छी किस्म की कि अब क्या होगा और इसके बाद क्या होगा. साइट मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं, इसको हम साइट यूटिलाइजेशन प्लान कहते हैं. वो चीज़ें इसके ऊपर से हम कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट मेरे पास फैसिलिटीज़ मैनेजर है. अब फैसिलिटीज़ मैनेज करके आपके प्रॉपर कंसल्टेंट्स होते हैं कि जो आपकी प्रोवाइड ये कर रहे होते हैं सर्विसेज. अच्छा, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं. गवर्नमेंट एजेंसीज इन टर्म्स ऑफ जो भी मैंने देखा है कि लाइक उस लेवल पे नहीं कर रहे, बट जैसे आपका MES के अंदर स्पेशल ट्रेनिंग इसकी हो रही है, GHQs के अंदर इसके ऊपर ट्रेनिंग हो रही है, वो इसको ले रहे हैं, बट अभी उस तरह से नहीं है, बट दे आर गेटिंग इनटू दिस थिंग. फिर अगर कुछ स्पेशल केस हो गया जैसे E11 के अंदर भी फ्लडिंग, क्लाउड ब्रस्ट हुआ था वहाँ पे, तो उन्होंने फिर स्पेशल बिम वाले को हायर किया था फॉर हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग यूजिंग बिम. तो इस तरह की स्पेशलाइजेशनल
या स्पेशलिस्ट सर्विसेज ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी में यही, अच्छा अब ये तो बिम बड़ा ही इस पे जा रहा है, आप रेंडर्स एआई से निकाल रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस जनरेटिव डिजाइन बिम से निकाल रहे हैं, मल्टीपल चीजें कर रहे हैं, लाइफ साइकिल पार्टिसिपेशन लाइक स्टार्ट टू एंड। सो बिम मैनेजमेंट सपोर्ट्स ऑल स्टेजेस एंड पार्टिसिपेंट इन द बिल्डिंग लाइफ साइकिल। आपने डिसाइड, आप इसमें किसी भी साइकिल पे एंड हो सकते हैं, जहाँ पे कंसल्टेंट आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है, या फैसिलिटी मैनेजर आ रहा है। ओके, अब आते कहाँ से हैं बीम मैनेजर्स, ये लोग होते कहाँ पे? अच्छा, मैं आप लोगों को डायरेक्ट मैनेजर पे क्यों ले आया हूँ, क्योंकि मैं आपको अल्टीमेटली एंड पाथ बता रहा हूँ कि अगर आप ये करियर आते हैं तो आप कहाँ पे एंड अप कर रहे हैं। मैं आपको बिम मॉडलर या उसका डेफिनेटली नहीं मशवरा भी नहीं दूंगा, और उस लेवल पे आप लोगों को मैं सेट भी नहीं करूंगा कि आप बिम मॉडलर बन के अपना वो करियर पाथ, मतलब आप वो समझें कि दिस इज द एंड थिंग। सो द एंड गोल इज टू बी द बिम मैनेजर और बिम डायरेक्टर। अच्छा, आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड फील्ड हो सकते हैं, और लाइक किसी भी लेवल पे जाते हैं। नो सिंगल पाथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि नो सिंगल पाथ एग्जिस्ट, बिम मैनेजर्स लेवरेज वेरिड एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, सो देयर इज अ मल्टीपल पाथ। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही लाइन है जिसपे सब में चल के बिम मैनेजर बन जाए, राइट? ओके, डिग्रीज अवेलेबल। अच्छा, बाहर कुछ कुछ ऐसी हैं कि जो बैचलर्स में भी, बट आई पर्सनली हैवंट सीन, बट आई हैव रेड समवेयर कि बैचलर्स पे भी हैं, बट आई एम श्योर अबाउट द मास्टर्स, मेरे कुछ फ्रेंड ने किए कि, और जिसमें एक यूरोपियन मास्टर इन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग भी में प्लस प्रोग्राम लिया, और डिफरेंट डिग्रीज अवेलेबल है। बट यहाँ पे मैं आपको बताना जो इम्पोर्टेंट चीज चाहूंगा वो ये है कि इसमें रिकमेंडेड कैरियर पाथ क्या है। रिकमेंडेड पाथ ये है कि कंबाइंड बिम मैनेजमेंट डिग्री विद अनदर फील्ड, लाइक आप उसके कुछ एक स्पेशलिस्ट पहले बन जाएं, उसके साथ फिर बिम को लगाएं। बिम अकेला लाइक आई डोंट, मतलब मैं आज कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी दे रहा हूँ, बट मैं लाइक आई माइट थिंक दैट आई एम गिविंग सम कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स टुडे, बट टू बी ऑनेस्ट बिम अकेला कुछ भी नहीं है। लाइक आप इसमें इतना एक्सेल नहीं कर पाओगे अगर आप कहोगे कि बस मैंने 3D मॉडलिंग कर दी है, या तो मैं बिम बिम बस इट इज इनफ फॉर मी। सो आप लाजमी कंबाइन करें किसी और डिग्री के साथ, अगर आप आर्किटेक्चर हैं, इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है ना? ओके, अब कंक्लूजन इसमें क्या है कि स्पेशलाइज्ड बिम मैनेजमेंट डिग्री इज वैल्यूएबल, बट पेयरिंग इट विद अनदर रेलेवेंट फील्ड एनहांसेस करियर प्रोस्पेक्ट एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। फॉर इंस्टेंस, अगर एक बंदा मास्टर इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग करता है, उसके बाद वो मास्टर इन बिम विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लेता है, तो क्या बात है, लाइक वो उसकी क्या ही लाइक डिमांड होगी, और उस बंदे की क्या ही प्रोफाइल और सीवी होगी, और वो बंदा अपने आप को स्ट्रक्चरल बिम इंजीनियर कहलाने का अहल बन जाएगा। आर्किटेक्ट भी सेम कर सकता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर वाला अगर ये कर लेता है तो क्या ही बात है, उसकी भी अपनी वो अपने आप को लाइक बिम स्पेशलिस्ट कंस्ट्रक्शन फील्ड में लेके जा सकता है। अच्छा, अब हमारे पास अगर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इन बिम मैनेजमेंट, अगर आप डिग्री नहीं करते तो बहुत सी सर्टिफिकेशंस ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं, राइट? तो वो सर्टिफिकेशंस आपको कम टाइम में बहुत आपकी सीवी को एनहांस कर सकती हैं। फॉर इंस्टेंस, अक्सर मैंने देखा 6-6 मंथ्स के डिप्लोमास करा रहे होते हैं, बट उनकी आई डोंट नो व्हाट इज देयर लाइक क्रेडिबिलिटी। आई डोंट क्वेश्चन देयर क्रेडिबिलिटी, बट यू नीड टू वेरीफाई फर्स्ट। सेकेंडली, ऑटोडेस्क की सर्टिफिकेशन है, यू कैन डू दैट। आप इस तरह की चीजें कुछ कर सकते हैं जो आप अपनी सीवी में लगाएं। तो अगर आपके पास इनिशियली बिम का वो नहीं है, डिग्री नहीं है, तो ये शॉर्ट कोर्सेज 3 महीने 6 माह सर्टिफिकेशंस करके, अगर इसमें भी दो किस्म की होती है। एक सर्टिफिकेशन है कि आपने कोर्स अटेंड कर लिया, कोर्स अटेंड करके यू रीच टू लाइक अ काइंड ऑफ वन लेवल। बट सेकंड चीज ये है कि अगर जब आप कोर्स करते हैं उसके बाद एग्जाम दें और एग्जाम क्लियर करें, वो जो सर्टिफिकेशन आएगी दैट विल ऐड टू द डिग्री। फॉर इंस्टेंस कि अगर एक बंदा कहता है कि मैंने बिम आर्किटेक्चर मुझे बहुत अच्छे से आ गया, लेकिन अगर उसके साथ वो ऑटोडेस्क की सर्टिफिकेशन कर लेता है तो वो उसकी सीवी को एनहांस करेगी। अच्छा, अब हम आखिर में रोल्स देख लेते हैं, क्या क्या इंडस्ट्री रोल वाइडर है। हमारे पास बिम कोऑर्डिनेटर है, मैनेजर है, वीडीसी कोऑर्डिनेटर, वीडीसी मैनेजर। अरे वर्चुअल डिजाइन कंस्ट्रक्शन, वीडीसी वाली जो टर्म्स होती हैं यूजुअली उनके लिए यूज होती हैं कि आप देखते हैं ना बीएस एंड बीटेक, तो वो टेक्नोलॉजिस्ट या वो जिनका कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में ज्यादा तजुर्बा हो, तो वो जब चीजें विजुअल डिजाइन कंस्ट्रक्शन में आते हैं ना, तो वो फिर वीडीसी कोऑर्डिनेटर और वीडीसी मैनेजर चलते हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू बिम कोऑर्डिनेटर एंड बिम मैनेजर। सो as we have the engineering audience with ourselves, तो फिर हम इसमें स्टार्ट करेंगे। मैं आई विल ओनली डिस्कसिंग बीम कोऑर्डिनेटर एंड बीम मैनेजर।
ओके, कैड मैनेजर आप इसमें हो सकते हैं, बट कैड में लाइक दिस इज नॉट पर्टिनेंट और फील्ड। हाँ, अगर कोई डीएई वाला हो तो वो लाइक प्रोग्रेस करके इस स्टेज पे जा सकता है। अब बिम कोऑर्डिनेटर क्या होता है? एंट्री लेवल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बैकग्राउंड उसकी इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर टेक्निकल स्कूल, राइट, ड्रॉ मैनेजेस 3D मॉडल्स, कोऑर्डिनेट्स डाटा, राइट, आपस में टेक्निकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, मैनेज करना चीज़ों को, और उसको लाइक 3D मॉडल्स बनाना, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट बेसिकली जो होती है ना, दिस इज लाइक इन द कॉमन डाटा एनवायरनमेंट, सीडी में चीज़ों को देख के चलना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बिम एग्जीक्यूशन प्लान को इम्प्लीमेंट करवाना, बेसिकली ये उसका मेन टास्क होते हैं। अच्छा, करियर पाथ चॉइस बिटवीन इंजीनियरिंग एंड बिम मैनेजमेंट। अच्छा, अगर एक आप इंजीनियर है ना, तो आप एक और तरह से उसको डील कर रहे होंगे, यू विल डीलिंग विद द स्ट्रक्चरल पार्ट। बट अगर आप बिम मैनेजमेंट में है, जैसे बिम कोऑर्डिनेटर उस ट्रैक पे हैं, तो यू विल डीलिंग विद द प्रोजेक्ट एज अ होल, जिसमें मल्टीपल डिसिप्लिन आ रहे हैं। एंड इट्स अ क्रूशियल स्टेप टुवर्ड बिम मैनेजमेंट करियर। आप बिम कोऑर्डिनेटर हो गए, देन फिर बिम मैनेजर की तरफ जा सकते हो। इनिशियली तो सब बिम होल्डर से स्टार्ट करते हैं, देन कोऑर्डिनेटर एंड देन मैनेजर। ये बंदा कौन होता है बिम मैनेजर? ये वो होता है कि ओवरसीज द बिम प्रोसेसेस। प्रोफेशनल डिग्रीज के पास होती है, डाटा इंटीग्रेशन फॉर मल्टीपल डिसिप्लिन, सॉफ्टवेयर एक्सपर्टीज होती है, बट इनके साथ साथ जरूरी है कि जस्ट 3D वो काफ़ी नहीं है, इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें मीटिंग्स करनी होती है, प्रोजेक्ट चलाना होता है। ये मॉडलिंग पे उतना टाइम नहीं देगा, लेकिन इसको ओवरऑल क्लाइंट से डीलिंग, रिक्वायरमेंट लेना, जो आपकी एम्प्लॉयर्स इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट EIRs होती हैं, BEPs बिम एग्जीक्यूशन प्लान्स बनाना, वो इसका काम हो रहा होता है। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी कौन से हैं कि इसको सॉफ्टवेयर आने चाहिए, उनकी कैपेबिलिटीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है। लाइक मैं ऑटोडेस्क फॉर्मा किस सेंस में यूज़ करूँगा और ऑटोडेस्क रेविट किस सेंस में यूज़ करूँगा। सिविल 3D की ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी मुझे, इन्फोवर्क्स की ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवीजन ये भी बता सके कि यार अगर मुझे अपनी कंपनी में बिम मैनेजमेंट करनी है तो कौन सा सॉफ्टवेयर को मैं लाऊंगा और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट उसके लिए क्या है, और फिर उन सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कराना। और जब ये सारे काम करा दे तो वो ये ऐसे ही नहीं है कि बस अपनी मास्टर के जो आपका कंपनी का डायरेक्टर है उसके पैसे लगवाए जाने हैं आपने, वो उसकी जस्टिफिकेशन दे सके कि वाई वी आर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर और वाई वी आर यूजिंग दिस, वाई वी आर परचेजिंग दिस हार्डवेयर। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि उसको क्या क्या कुछ पता होना चाहिए। एक लास्ट में एज अ गिफ्ट थिंग मैं BEP पे बात करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिम एग्जीक्यूशन प्लान क्या होता है, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। सो बिम एग्जीक्यूशन प्लान में मेरे पास क्या है कि वेरी क्विकली स्पीकिंग कि ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो एग्जीक्यूटिंग पार्टी बना रही होती है, जो बिम को एग्जीक्यूट कर रही है, बिम इम्प्लीमेंट कर रही है अपने प्रोजेक्ट पे, जो उसमें क्लियरली डिफाइन कर रही है कि पर्पज ऑफ बिम क्या है, हम इससे निकालना क्या चाहते हैं, अल्टीमेटली हमारा इस पे ऑब्जेक्टिव क्या है, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें कितना बनाना है यार, लाइक हमें LOD 200 तक जाना है, 300 तक जाना है, ये क्लियरली मेंशन होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि इसमें बिम रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर कौन है, और मॉडलर कौन है, हु इज द बिम कोऑर्डिनेटर, हु इज द राइट पर्सन टू आस्क फॉर स्पेसिफिक थिंग, डिलीवरेबल्स क्या होंगे, नेटिव फाइल्स लेनी है या कुछ ओरिजिनल आपने PDFs में देनी है, क्या देना है, मॉडल की क्वालिटी कैसे चेक करनी है, मॉडल को हैवी वेट होने से कैसे बचाना है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, टाइम स्केड्यूल क्या है, कितने देर में प्रोजेक्ट्स होगा। तो ये जिस तरह आपका PP होता है ना, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान, ये उस तरह बिम एग्जीक्यूशन प्लान BEP होता है, जिसमें आप ये चीज़ें, एंड इफ यू आर वर्किंग विद सम बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड यू कैन give them the BIM execution plan, then you can earning in like lakhs and lakhs. Okay, so this was all from construction management specialization. So basically I hope कि आपको इन तमाम positions के बारे में काफ़ी अच्छी overview होगी और आप अपनी उसमें से होंगे। और इसमें लास्ट पॉइंट ये कि आप मेरे पर्सनल एडवाइस है कि आप अपने देखें कि लाइक आपकी एप्टीट्यूड क्या है, either you can work on the site or not, either you can relocate after the completion of each project, or you want to sitting in an AC in an office environment, you want to work with a consultant, आप या फर्दर आप इसमें MS and PhD एकेडमिक साइड पे जाना चाहते हैं। सो दिस कैन बी मल्टीपल पाथ एंड फर्स्ट यू नीड टू सी योर प्रॉस एंड कॉन्स, लाइक आपको अपनी स्ट्रेंथ है वीकनेस करनी है, एंड देन इन सब में से आप यू कैन चूज इट। तो नाउ